Hey guys, welcome to Prelims Web. We have started a new series on complete Indian polity by M. लक्ष्मीकांत और उस सीरीज का ये हमारा 8th लेक्चर है जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स देख रहे थे. So in the previous lecture we have seen the fundamental rights up to Article 22. Okay, so Article 22 जो था it's related to the two types of detentions. These are punitive and preventive detentions. जैसे मैंने बताया था कि punitive detention जो होता है किसी भी जुर्म के बाद अगर किसी को डिटेन किया जाता है सो इट्स प्यूनिटिव डिटेंशन. और कोई जुर्म ना करे उससे पहले ही किसी संदिग्ध को अगर डिटेन किया जाता है तो दैट्स अ प्रिवेंटिव डिटेंशन. लेकिन जो आर्टिकल 22 है इसके लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 जिसमें जो है जो पीरियड था डिटेंशन का वो रिड्यूस कर दिया था 2 मंथ्स के लिए. लेकिन जो प्रोविजन है वो अभी तक फोर्स में ही नहीं आया है. तो जो प्रीवियसली जो 3 मंथ्स का पीरियड था फॉर द डिटेंशन वो अभी भी चल रहा है. ओके, आर्टिकल 44 का जो एक प्रोविजन था टू रिड्यूस दैट पीरियड फ्रॉम 3 मंथ्स टू 2 मंथ्स वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है. सो दैट्स वाई दिस प्रोविजन हैज़ नॉट बीन इट ब्रॉट इनटू फोर्स. इसीलिए जो ओरिजिनल पीरियड था 3 महीने का कि 3 महीने तक डिटेंशन हो सकता है तो वो अभी भी कंटिन्यू है. ओके, जैसे अब प्रिवेंटिव डिटेंशन या किसी भी प्रकार का जो डिटेंशन है प्यूनिटिव या प्रिवेंटिव ये कब हो सकता है तो जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है नासा, ओके, 1980 का, या फिर टाडा एक्ट होता है, पोटा एक्ट होता है. जैसे आप सभी को पता होगा कि जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है पोटा ऑफ 2002 जिसे रिपील कर दिया था 2004 में. या टाडा जो एक्ट था ये टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट ऑफ 1985 जिसे फिर से रिपील कर दिया था 1995 में. या फिर अभी अभी एक युवापा आया था, अगर आप सभी को पता है कि 2019 में जो है उसमें अमेंडमेंट हुआ था, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो है प्रिवेंटेशन एक्ट युवापा जिसे हम कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट. तो इसके अंतर्गत जो है वो अमेंडमेंट आए थे. ये जो एक्ट था वो 1967 में बना था और लेटेस्ट अमेंडमेंट था 2019 का. तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था युवापा जिसके अंतर्गत जो है हमारी जो पार्लियामेंट होती है वो इस लॉ के बेसिस पर अगर आप अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करते हो तो उस जो एक्टिविटीज़ है उनको इस लॉ के अंतर्गत जो है वो सज़ा मिलती है. ओके, सो जो 2019 में ये एक्ट आया था तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था. तो इट्स अ लेटेस्ट एक्ट. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यूनिटी या प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो क्या युवापा के अंतर्गत आता है तो या डेफिनेटली 2019 का जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट है उसमें भी आपको प्रिवेंटिव या प्यूनिटिव टाइप का डिटेंशन जो है वो किया जा सकता है. ओके, सो द क्रक्स इज आर्टिकल 22 जो है वो डिटेंशन के अगेंस्ट है. ओके, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन दो टाइप के जो डिटेंशन है उसके अगेंस्ट आपको कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड करता है आर्टिकल 22. But it is unfortunate to know that no democratic country in the world has made preventive detention as an integral part of the constitution as has been done in India. मतलब किसी भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है मतलब सिर्फ संदिग्धता के ऊपर ही अगर किसी को डिटेन कर देते हैं हम कि ये एक संदिग्ध है, इसके ऊपर शक है कि ये कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर सकता है बंदा, और उसी के बेसिस पर अगर हम किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन दे रहे हैं, ओके, डिटेन कर रहे हैं, तड़ीपार कर रहे हैं, तो ये जो प्रोविजन है ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. सिर्फ और सिर्फ हमारा जो इंडिया है इसी के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन जो प्रेजेंट है. इट इज़ अननोन इन यूएसए. यूएसए में तो डिटेंशन है ही नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन. ओके, इट वॉज रिसोर्टेड इन ब्रिटेन ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब ब्रिटेन जहाँ से हमने प्रोविजन उठाया है वहाँ पर भी सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था उसी टाइम पर ये प्रचलित था. लेकिन बाद में इसको भी हटा गया था ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से भी. लेकिन इन इंडिया प्रिवेंटिव डिटेंशन एग्जिस्टेड इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल में भी था. जैसे बंगाल का जो स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन एक्ट था 1818 का, और जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था 1939 का ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, तो उस टाइम पर ये प्रोविजन था. और ये आज भी 2024 तक अभी तक भी ये जो प्रोविजन है ये कंटिन्यू होके आ रहा है. ओके,
डन। अब देखिए, अब स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 23 से। आर्टिकल 23 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है कि इट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। जो फोर्स लेबर है, बंधुआ मजदूरी है, या फिर ह्यूमन बींग्स में जो ट्रैफिकिंग होती है, ओके, इसके लिए प्रोहिबिशन के जो मेजर्स है वो इस आर्टिकल में दिए हैं 23 में। सो आर्टिकल 23 डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार, okay, beggar and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of these provisions shall be an offense punishable in accordance with the law। अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग में ट्रैफिकिंग करता है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से लोगों को बंदी बनाकर लेके गए और किसी और फॉरेन कंट्री में जाकर बेच दिया, तो इसे कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ओके। या फिर बेगार, ओके, या फिर सिमिलर फॉर्म्स में फोर्स लेबर हो गया, बंधुआ मजदूरी होगी, बेगार मतलब भीख मंगवाना किसी से, ओके। सो इस प्रकार से अगर कोई भी जुर्म करता है या कोई भी इस प्रकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं उसके लिए पनिशेबल ऑफेंस ये माना जाएगा। देन उसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पज। लेकिन अगर सरकार किसी पब्लिक पर्पस के लिए कुछ सर्विस करवा रही है, मतलब कुछ प्रोविजंस बना रही है कि आपको फॉर एग्जांपल कि हम हर एक बंदे को उसका खुद का जो भी घर के सामने का एरिया है वो अगर क्लीन रखना है, इसके लिए अगर सरकार कुछ प्रोविजन बना रही है कि हर एक हाउस होल्ड को अपना खुद का घर के बाहर का 10 मीटर तक का एरिया क्लीन रखना पड़ेगा, तो ऐसे अगर कोई प्रोविजंस बनाती है स्टेट, तो इस आर्टिकल 23 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सरकार को इस प्रोविजन को बनाने से रोके, ओके। तो सरकार ऐसे प्रोविजंस बना सकती है, ओके। देन नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपलसरी सर्विस फॉर द पब्लिक पर्पस। पब्लिक पर्पस के लिए अगर कोई सर्विस करनी है और उसको कंपलसरी अगर सरकार बनाती है तो कर सकती है। एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, क्लास और एनी ऑफ देम। मीन्स अगर ऐसा प्रावधान बना दिए तो लेकिन उसमें सरकार को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होगा कि पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब किसी रिलीजन बेसिस पर ही आपने अगर बोल दिया कि इस पर्टिकुलर रिलीजन को ही ये काम करना पड़ेगा, तो ये नहीं चलेगा, ओके। ना ही किसी कास्ट या कोई क्लास के बेसिस पर आप ये डिस्टिंग्विशन कर सकते हो। सरकार को ये रूल जो है हर एक नागरिक के लिए बनाना पड़ेगा फिर। तो देखिए आर्टिकल 23 हमने देखा कि इसमें क्या क्या आता है कि बेगार हो गया या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ओके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, तो इसके लिए एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया। तो इसके लिए जो है ना कुछ लॉज भी बने थे, जैसे कि इमोरल ट्रैफिकिंग जो प्रिवेंशन एक्ट है, ओके, 1956 का, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस तो है, लेकिन उसके अंतर्गत आपको पनिशमेंट कितना मिलेगा इसको डिफाइन करने के लिए जो है ना इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट जो है 1956 का, ये पार्लियामेंट ने बनाया था। सो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार या फिर फोर्स लेबर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। किसी भी प्रकार का अगर फोर्स लेबर है, बंधुआ मजदूरी है, तो इसको आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है। एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजंस शैल बी एन ऑफेंस, जैसे हमने अभी देखा कि ये पनिशेबल ऑफेंस कहा जाएगा। दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, क्योंकि ये आर्टिकल 23 है तो दोनों को ये आर्टिकल जो है उपलब्ध है, चाहे वो सिटीजन हो या फिर नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया हो। इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन। सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही ये लॉ आपको नहीं है, बट कोई अगर प्राइवेट पर्सन भी आपसे बंधुआ मजदूरी करवाता है, फोर्स लेबर करवाता है, तो उसके अगेंस्ट भी आपको ये लॉ उपलब्ध है, ओके। इसके अगेंस्ट आपको रेमेडी मिल सकती है, आप इसके अगेंस्ट केसेस जो है फाइल कर सकते हो, ना कि सिर्फ सरकार के अगेंस्ट बट किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी। द एक्सप्रेशन ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स का क्या अर्थ है? अब ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग जो है इसमें 4 प्रकार के जो है शब्द वो इंक्लूड होते हैं, जैसे सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। अगर आप मेन, वुमन या चिल्ड्रन को सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, जैसे कि हम किसी चीज़ों को बेचते हैं, तो इसे हम ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स करार दिया जाएगा। द इमोरल ट्रैफिक इन वुमन, चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन। अगर आप किसी भी वुमन या चाइल्ड या फिर प्रोस्टिट्यूशन का भी अगर आप किसी से धंधा करवा रहे हो,
तो वो भी ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स के दायरे के अंदर आएगा। देन देवदासी जो प्रथा थी पहले ज़माने में क्या था कि फॉर एग्जांपल ये एक मंदिर है किसी भगवान का, और इनके लिए जो है ना देवदासी का प्रावधान था, मतलब कुछ औरतें जो है वो इनकी सेवा करेंगी और वो टोटली डेडिकेटेड रहेगी इस टेम्पल के लिए ही। तो ये जो प्रथा थी देवदासी की वो भी इसके अंतर्गत आती है एज अ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। देन जो स्लेवरी है, ओके, स्लेवरी भी इसी के अंतर्गत आती है। सो इन सभी जो चीजें हैं, ये चार चीजें, इनको पनिश करने के लिए एक एक्ट बनाया था पार्लियामेंट ने जिसे कहा जाता है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, दैट वाज ऑफ 1956। सो जैसे हमने देखा कि बेगार या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23, और इसके लिए आर्टिकल 23 में हमने इमोरल इमोरल ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट बनाया था 1956 का। ओके, देन आर्टिकल 24 जो है वो किससे डील करता है, तो इट डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज etc. No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine engaged in any other hazardous employment. अब आर्टिकल 24 में सीधा सीधा कहा गया है कि आप किसी भी फैक्ट्री में या कहीं पर भी 14 साल से नीचे के जो भी बच्चे हैं बिलो 14 ईयर्स एज, तो उनको आप जो है वो फैक्ट्रीज में या कहीं पर भी ऐसी हजारडस जो जगह है वहां पर एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं रख सकते। हजारडस मतलब कोई भी खतरे की जगह, फॉर एग्जांपल अगर कोई केमिकल फैक्ट्री वगैरह होगी तो एक हजारडस जगह होती है, तो ऐसी जगह पर आप इनसे काम नहीं करवा सकते हो। या फिर किसी होटल पर हो गया, कहीं पर भी हो गया, अगर वो 14 एज के नीचे का चाइल्ड है तो उससे आप काम नहीं करवा सकते हो। ओके, सो आर्टिकल 24 जो है वो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अब देखिए, लेकिन इसके अंतर्गत अगर कोई ड्रामा कंपनी है या कोई टीवी पर एक्टिंग कर रहा है, जो भी चाइल्ड 14 ईयर से भी अगर कम हो लेकिन वो टीवी पर एक्टिंग कर रहा है, ओके, तो ऐसे जो काम है वो उसके लिए ये आर्टिकल जो है वो प्रोहिबिट नहीं करता है। ओके, आर्टिकल 24 क्या प्रोहिबिट करता है, सिर्फ एज अगर 14 से नीचे हो तो किसी फैक्ट्री में, किसी माइन में या फिर किसी भी हजारडस एक्टिविटीज जो है उसमें, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क्स है, जैसे अभी ये देखो ये बच्ची काम कर रही है कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। ओके, तो ऐसा अगर आप इनसे उनका बचपन ही छीन लोगे, ओके, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको प्रोहिबिट किया गया है, क्योंकि 14 से नीचे जो है वो बच्चे होते हैं और उनका आप बचपन नहीं छीन सकते हो। अभी अभी देखिए एक एक्ट भी आया है कि 16 साल से जो भी नीचे के बच्चे होंगे उनके लिए जो इंस्टीट्यूशन है जो पढ़ाती है उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जो है वो जुर्माना होगा। ओके, सो 16 साल के जो भी बच्चे होंगे उनका आप बचपन ना छीनो, उनके लिए आप पढ़ाई जो है वो कंपलसरी ना करो, क्योंकि अभी अभी कोटा जो है, कोटा एक शहर है देखिए राजस्थान का, यहाँ पर आप सभी को पता होगा JEE की जो क्लासेस होती है उसमें 26 बच्चों ने जो है ना वो आत्महत्या कर ली। तो ऐसी चीज़ें ना हो इसलिए सेंटर भी अब कुछ स्टेप्स उठा रहा है कि आप जो प्राइवेट ट्यूशन है उसे बंद कर दीजिए बिलो 16 ईयर्स के बच्चों के लिए, क्योंकि इनके ऊपर जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही मतलब भर दे रहे हैं हम एजुकेशन के ऊपर, और बच्चे जो है वो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। सो आर्टिकल 24 में पहले ही कहा गया था कि अगर आप का एज 14 ईयर से कम है तो आप उनसे फैक्ट्री में, माइन में या किसी भी हजारडस एरियाज में या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क में, रेलवेज में आप इनसे काम नहीं करवा सकते हो। लेकिन बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। कोई अगर हार्मलेस वर्क होगा जहां पर उनको कोई भी हार्म नहीं हो रहा है, उनको कोई भी मतलब कोई भी तकलीफ नहीं पहुंच रही है, ओके, या फिर कोई इनोसेंट वर्क है जैसे एक्टिंग हो गया, डांसिंग हो गया, डांसिंग शोज हो गए, जैसे हम DID वगैरह देखते, तो ऐसे शोज में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ वर्क जहां पर उनको कुछ हार्म हो या फिर ये कोई हजारडस एक्टिविटी नहीं, दैट्स वाई वो प्रोहिबिट नहीं किया गया। वहां पर आपको परमिशन दी गई है चिल्ड्रंस को कि आप एक्टिंग में, डांसिंग में, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहां पर आप काम कर सकते हो। देन इन 2006 जो है द गवर्नमेंट बैन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स। जो घरेलू जो सर्वेंट्स होते हैं उसमें भी बच्चों को आप नहीं रख सकते हो, ऐसा 2006 में गवर्नमेंट ने बैन किया था। और वर्कर्स इन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट लाइक होटल्स, ढाबा, रेस्टोरेंट, शॉप, फैक्ट्रीज, रिजॉर्ट्स, स्पास, टी शॉप्स एक्सेट्रा। मतलब 2006 में जो है ना गवर्नमेंट ने
दो प्रकार के जो है चिल्ड्रन को बैन कर दिया था, चिल्ड्रन की सर्विसेज को, तो वो था डोमेस्टिक सर्वेंट और या फिर वर्कर्स इन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, जस्ट लाइक जो होटल्स होते हैं, ढाबाज वगैरह होते हैं, वहां पर भी आप बच्चों को, जो भी जिनकी उम्र भी 14 साल से है, उनको आप नहीं रख सकते हो एज अ सर्वेंट। ओके, सो ना ही आप घर पर एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट रख सकते हो, ना ही ढाबाज या किसी भी होटल वगैरह में रख सकते हो, बिजनेस एंटिटीज में आप नहीं रख सकते हो चिल्ड्रंस को। देन इट वांट दैट anyone employing children below 14 years of age would be liable for prosecution and penal action। अगर किसी भी 14 साल के बच्चे को आप एम्प्लॉयमेंट पर रखते हो, उनसे अगर आप मजदूरी करवाते हो, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा और इसके लिए आपको पेनल एक्शन भी होगा, आपको पेनल्टी भी लगेगी। ओके, तो बजाय उनसे मजदूरी करवाओ, आप उनको अच्छा एजुकेशन प्रदान करो, ये इसके पीछे की सोच है। ओके, बिलो 14 ईयर्स जो है एज होता है, वो जो भी चाइल्ड होगा, चाहे वो लड़की हो लड़का, उनका एजुकेशन लेने का एज होता है और आप उनको एजुकेट करो, ना कि उनका जो बचपन है वो ऐसे कामों में गुजारो। आर्टिकल 25 जो है वो क्या कहता है कि आर्टिकल 25 जो है वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ऑफ फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है। इसका अर्थ है कि आप किसी भी धर्म को जो है वो आप उनका प्रसार कर सकते हो, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद उसको अपना सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो किसी भी धर्म को। तो ये जो है ये सेक्युलरिज्म को दिखाता है हमारी कंट्री का। सो आर्टिकल 25 डील्स विद द religion, freedom of religion, and that too profession of religion, practice and its propagation। इसका सब क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion। पब्लिक मोरालिटी को या फिर पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका प्रसार कर सकते हो, उसको प्रोपोगेट कर सकते हो। ओके, और इस आर्टिकल में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है दैट शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। अब ये जो आर्टिकल है ये सरकार को किसी लॉ को बनाने से नहीं रोक सकती है, तो किस प्रकार के लॉ सरकार बना सकती है? सो इट रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो अगर सरकार को लगता है कोई भी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल या पॉलिटिकल अगर कोई भी एक्टिविटीज है, ओके, या फिर अदर सेक्युलर एक्टिविटीज हैं, तो इनको रेगुलेट करने के लिए सरकार कोई भी लॉ बना सकती है। ओके, देन प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर, लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए या फिर कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए सोसाइटी में, और थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर, जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है पब्लिक कैरेक्टर्स के, उसको ओपन करने के लिए कोई भी लॉ सरकार बना सकती है टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। एक्सप्लेनेशन 1, the wearing and the carrying of kirpan shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion, and 2 जो कहा जाता है in sub clause B of the clause reference to Hindu shall be construed as including reference to person of profession the Sikh, Jaina, Buddhism religion। okay, so ये जो सब क्लॉज भी है इसमें कहा जाता है कि जो हिंदू रिलीजियस फॉर एग्जांपल टेम्पल्स हो गए, उनको सरकार ऐसे कर सकती है कि आप सभी के लिए ओपन करो। ओके, कोई भी सोशल रिफॉर्म जो है उसके लिए सरकार कुछ कानून ला सकती है, लेकिन इसमें सरकार ने ये भी इंक्लूड किया है कि जैसे सिख रिलीजन है, तो जो किरपान है वो सिख रिलीजन कैरी कर सकते हैं। ओके, सो जैन जो है वो अपना जो जनवा होता है या फिर जो हमारे ब्राह्मण्स होते हैं उनका जो जनेऊ होता है, तो वो आप वियर कर सकते हो। सो ये जो प्रावधान है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, लेकिन सोशल रिफॉर्म्स के लिए जो है वो हमारी पार्लियामेंट कुछ कानून बना सकती है। ओके, सो आर्टिकल 25 सेज दैट द ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। सभी जो लोग हैं उनको इक्वली ये राइट है कि वो किसी भी रिलीजन को है वो प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो इम्प्लीकेशंस है दिस इस लॉ के या फिर इस आर्टिकल के जो इम्प्लीकेशंस है वो क्या है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मींस इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड और क्रिएचर इन व्हाटएवर वे ही डिजायर्स। ओके, सो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है आपको राइट टू प्रोफेस है, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। आप खुद का जो भी आप धर्म मानते हो, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, वो आप ओपनली कह सकते हो। ओके, आप ओपनली उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो राइट टू प्रैक्टिस भी आता है, राइट टू प्रोफेशन भी आता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस भी है।
आपको जो अच्छा लगे, आपके इनर सोल को जो अच्छा लगे, उस रिलीजन को आप मान सकते हो, उस रिलीजन को आप राइट टू प्रोपोगेट, उसको आप ट्रांसमिट भी कर सकते हो, उसका प्रसार भी कर सकते हो. ओके, सो ट्रांसमिशन एंड dissemination of one's religious beliefs to other, okay, or exposition of the tenets of one's religion. आप अपने जो रिलीजन है उसका प्रसार भी कर सकते हो. ओके, but it does not include a right to convert another person to one's own religion. आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. आप प्रसार तो कर सकते हो अपने धर्म का, ओके, लेकिन आप किसी से ये नहीं कर सकते कि आप आपका धर्म छोड़कर इस धर्म में आ जाइए. सो किसी को कन्वर्ट करना, फोर्सफुल कन्वर्जन जो है वो इस आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आता है. सो फोर्सिबल कन्वर्जन्स impinge on the freedom of conscience guaranteed to all the persons alike. जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस सभी को दिया गया है, तो इसको ब्रीच करता है ये फोर्सिबल कन्वर्जन. फ्रॉम द अबव इट्स क्लियर दैट द आर्टिकल 25 कवर्स नॉट ओनली रिलीजियस बिलीफ, मतलब जो डॉक्ट्रिन है रिलीजियस बिलीफ का, सिर्फ रिलीजियस बिलीफ को नहीं कवर करता है, लेकिन जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, रिचुअल्स है, उसको भी कवर करता है. मतलब आप जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसको भी फॉलो कर सकते हो, ना कि सिर्फ उस धर्म की बिलीफ को. ओके, सो मोreover these rights are available to all person. तो ये जो आर्टिकल 25 ये भी सभी सिटीजन्स और नॉन सिटीजन सभी को अवेलेबल है. ओके, अब आप सभी को ये इस्कॉन मूवमेंट के बारे में तो पता ही होगा. ओके, सो जो इस्कॉन के जो लोग हैं वो डिवोटी होते हैं कृष्णा जी के, और ये देखिए पूरी दुनिया में अपने धर्म का प्रसार करते हैं, लेकिन वो जो प्रसार होता है ना वो एकदम सिंपल और सादे वे में होता है. ओके, वो किसी को फोर्सफुली नहीं ये कहते हैं कि आप किसी इस धर्म को आप अपनाइए. ओके, वो खुद के धर्म का जो प्रसार होता है वो भगवत गीता किसी को देकर, या फिर चैंट्स कर कर, या फिर जो भक्ति गीत वगैरह होते हैं उनको सुनाकर ये प्रसार करते हैं. सो अगर आप पेशेंटली अगर आपके धर्म का प्रसार करोगे, किसी को भी हानि ना पहुंचते हुए, ना ही किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करके, तो उस प्रकार का जो प्रोपोगेशन है वो अलाउड है. ओके, सो इसका बेस्ट एग्जांपल है इस्कॉन. सो इस्कॉन जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड वाइड जो कृष्णा जी के जो भी डिवोटीज है, वो कृष्णा जी का जो भी रिलीजियस बिलीफ है इनका प्रसार करते हैं. ओके, आर्टिकल 25 ऑल्सो कंटेन्स टू एक्सप्लेनेशन. अब दो जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या कंसिस्ट करता है आर्टिकल 25. तो फर्स्ट है कि वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपांस इज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन. सिख रिलीजन का जो भी प्रोफेशन है उसमें किरपांस कैरी करना ये इंक्लूड किया जाता है. इसको आप वियर कर सकते हो, अगर आप सिख हो तो आप किरपांस को आप वियर कर सकते हो. सो दैट इज इंक्लूडेड इन द सिख जो लोग हैं उनके प्रोफेशन में, उनके रिलीजन में. सेकेंड क्या है, जो हिंदूज है इसमें क्या क्या आता है. इन दिस कंटेक्स्ट हिंदू का जो अर्थ है उसमें किस किस को इंक्लूड किया गया है, तो सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट, इन सभी को हिंदूज के टर्म के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो टू चीजें, एक तो जो सिख्स है वो किरपांस को वेयर कर सकते हैं, देन हिंदूज जो टर्म है उसमें इंक्लूड किया जाता है सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट को. देन आर्टिकल 26 जो है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो किसके अगेंस्ट है, तो जैसे आर्टिकल 25 था फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए, तो आर्टिकल 26 जो है वो टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ ऑफ एंड एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशंस और एनी सेक्शन देयरऑफ शैल हैव द राइट. अब आपके जो भी रिलीजियस अफेयर्स है उससे रिलेटेड जो भी फ्रीडम है ये एसोसिएटेड होता है आर्टिकल 26 में. सो फ्रीडम ऑफ मैनेजिंग ओन रिलीजियस अफेयर्स ये दिया जाता है आर्टिकल 26 में, और उसमें क्या आता है कि आप इस्टेब्लिश एंड मेंटेन कर सकते हो इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस. आपको आपके रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर आपको कुछ इंस्टीट्यूशंस बनवानी है तो उनको आप इस्टेब्लिश भी कर सकते हो, बनवा भी सकते हो और मेंटेन भी कर सकते हो खुद. देन टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, उसके जो भी अफेयर्स होंगे, उसका जो भी चीजें होगी उससे एसोसिएटेड उस इंस्टीट्यूशंस की, वो आप खुद मैनेज कर सकते हो. देन टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, मतलब कुछ लैंड वगैरह लेनी है, ओके, इसके लिए कुछ अगर आपको चीजें लेनी है इस इंस्टीट्यूशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई इंस्टीट्यूशन चला है जिसमें आप वृद्धों के लिए कुछ मशीनरीज ले रहे हो, कुछ लैंड ले रहे हो, ओके, सो
इनको जो है ना आप खुद इस्टेब्लिश भी कर सकते हो, आप एडमिनिस्टर भी कर सकते हो। ओके, सो अगर आपसे आपके रिलीजन से भी रिलेटेड कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपका रिलीजन है हिंदू और हिंदू के रिलीजन में जो है वो गौ माता को ज़्यादा पूजा जाता है, तो इनके लिए अगर आप गौशाला बना रहे हो तो इससे रिलेटेड आपने कुछ चीज़ें खरीदी, एक लैंड लिया, उसको एक्वायर किया और एक इंस्टीट्यूशन बनाया, तो इस इंस्टीट्यूशन का जो भी कार्यकाल होगा, जो भी कार्यभार होगा वो आप खुद निभा सकते हो। आप इसके जो भी अफेयर्स है उसको खुद चला सकते हो, इसका एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो। ये आर्टिकल 26 आपको जो है वो फ्रीडम देता है। देन टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, अगर आपको एक प्रॉपर्टी एडमिनिस्टर करनी है लेकिन वो लॉ के अंतर्गत होनी चाहिए, इसकी जो भी पूंजी होगी, जो भी इसकी कमाई होगी वो इसी में अगर आप लगा रहे हो, ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ अगर आप ये सभी चीजें कर रहे हो तो वो इस आर्टिकल जो 26 के अंदर ही आता है। सो आर्टिकल 26 डील्स विद द मैनेजिंग द रिलीजियस अफेयर्स। इसमें आता है कि रिलीजियस अफेयर्स मीन्स अगर आप इंस्टीट्यूशंस बना रहे हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, तो उसको मैनेज करने का अधिकार, उसको एडमिनिस्टर करने का अधिकार, उसको खुद कुछ उसके लिए जो भी चीजें होंगी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टीज हो या इमूवेबल प्रॉपर्टीज हो, उसको भी आप खुद एक्वायर कर सकते हो। So according to 26 article 26 every religious denominations of its own section shall have the following rights। तो क्या क्या है, राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन, आप एस्टेब्लिश भी कर सकते हो, मेंटेन भी कर सकते हो। मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, उसके अफेयर जो है खुद मैनेज कर सकते हो, उसके लिए आप ओन कर सकते हो प्रॉपर्टी खुद, या फिर एक्वायर कर सकते हो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज। देन आप उस जो भी इंस्टीट्यूशन होगा उसको आप एडमिनिस्टर भी कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। ओके, सो आर्टिकल 25 जो था वो आपको राइट्स गारंटी करता था इंडिविजुअल से रिलेटेड, राइट, कि आप खुद किसी धर्म को प्रसार कर सकते हो, किसी धर्म को मान सकते हो, लेकिन वो रिलेटेड था सिर्फ एक इंडिविजुअल के, इंडिविजुअल लेवल पर। वहीं पर आर्टिकल 26 जो वो आपके खुद के रिलीजन के बेसिस पर है। ओके, आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। सो इट्स द राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस और देयर सेक्शंस, पूरे पूरे सोसाइटी का जो एक सेशन है उसका ये राइट, उससे रिलेटेड जो राइट्स गारंटी करता है वो आर्टिकल 26 करता है। तो आर्टिकल 25 जो है वो इंडिविजुअल राइट से रिलेटेड है और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड जो है वो आर्टिकल 26 है। सो इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट्स कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो पूरा का पूरा रिलीजन है उससे रिलेटेड जो भी चीजें है उसको जो है वो आर्टिकल 26 बयां करता है। वहीं पर आर्टिकल 25 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल के राइट्स के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 सॉरी, आर्टिकल 27 जो है वो किस रिलेटेड है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स। फॉर एग्जाम्पल जजिया नाम का जो कर था, ओके, तो इसमें जो है हिंदू से जो है वो टैक्स कलेक्ट किया जाता था पिलग्रिमेज इसके लिए, या फिर पिलग्रिमेज टैक्स भी बोला जाता है। अगर आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो तो उसके लिए आपको कर देना पड़ता था। सो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है या फिर पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए सरकार आपसे टैक्स नहीं वसूल कर सकती है। ओके, सो आर्टिकल 27 जो है वो रिलेटेड टू freedom of as to payment of tax for promotion of any particular religion. No person shall be compelled to pay any taxes to proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। तो आर्टिकल 27 साफ साफ कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशंस के लिए आपसे सरकार फोर्सफुली टैक्स वसूल नहीं कर सकती है। किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर पर्टिकुलर रिलीजन को अगर प्रमोट करना है, उसके लिए कुछ कार्य करना है, तो उसके लिए सिटीजन से टैक्स वसूला नहीं जा सकता है। ये आर्टिकल 27 उसके लिए, उसके अगेंस्ट आपको राइट देता है। ओके, so article 27, no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion और रिलीजियस डिनोमिनेशंस। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आपसे कोई भी टैक्स वसूला नहीं जा सकता। इन अदर वर्ड्स, स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय वे ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अगर हम जो टैक्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी जो पेमेंट होती है, तो उससे अगर टैक्स कटता है तो उस टैक्स को सरकार किसी भी एक स्पेसिफिक रिलीजियस
जो भी होगा उस स्पेसिफिक रिलीजन के लिए उस टैक्स के पैसे को सरकार इस्तेमाल नहीं कर सकती है। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग और पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर द अदर। तो ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 27, इसी से सरकार को जो है ना वो ये प्रोहिबिट करती है सरकार को कि आप सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी या फिर एक स्पेशल रिलीजन को आप पैट्रोनाइज या फिर फेवर नहीं करोगे। उसके लिए आप ये जो टैक्स है वसूला गया इससे आप कोई भी खर्चा नहीं करोगे। दिस मीन्स दैट द टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। अगर आपको जो ये टैक्स है इसकी मनी यूज करनी है तो आप सभी रिलीजन्स के लिए आप यूज करो, ना ही एक स्पेशल रिलीजन के लिए। ओके, देन आर्टिकल 28 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कहता है कि ये देता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब जो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो उसमें जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होती है मतलब जो प्रार्थनाएं वगैरह होती है उससे रिलेटेड है हमारा आर्टिकल 28। तो ये क्या कहता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो पूरी की पूरी तरह सरकारी पैसों से चलती है, सरकारी पैसों से मेंटेन की जाती है, तो उसमें आप किसी भी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो नहीं दे सकते। नथिंग इन क्लॉज 1, अब क्लॉज 1 जो है उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। शैल अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट requires that religious instruction shall be imparted in such institution। अगर कोई भी ट्रस्ट के अंतर्गत या फिर कोई भी एंडाउमेंट के अंतर्गत कोई स्कूल रन कर रहा है जिसको सिर्फ एडमिनिस्टर किया जाता है स्टेट के द्वारा लेकिन ट्रस्ट के द्वारा रन किया जाता है तो उसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। No person attending any educational institutions recognized by state receiving aid out of state funds shall be required to take part in any religious instructions that may be imparted in such institutions or attend in any religious worship। अब ये देखिए ये पूरा जो क्लॉज है ना इसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट से रिकॉग्नाइज है या फिर उसको स्टेट के द्वारा फंड मिल रहा है तो उसमें ऐसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी। ओके, सो अंडर आर्टिकल 28 जो है दिस इज रिलेटेड टू रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कि ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड नहीं होंगी किसी भी ऐसी इंस्टीट्यूशन में जो कि फुल्ली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड वगैरह है। या फिर ये जो प्रोविजन है शैल नॉट अप्लाई टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि एडमिनिस्टर तो स्टेट द्वारा की जाती है लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको बनाया गया है किसी ट्रस्ट द्वारा। ओके, सो आर्टिकल 28 में जो है वो चार टाइप के जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं तो उनको हम देखेंगे। एक तो जो होली मेंटेन्ड बाय स्टेट है पूरी की पूरी तरह, जैसे हमारे जेडपी स्कूल्स हो गए वो पूरी की पूरी तरह स्टेट द्वारा मेंटेन्ड है। देन सेकंड प्रकार की जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें एडमिनिस्टर तो स्टेट करती है लेकिन उसको इस्टेब्लिश किया गया किसी एंडोमेंट या फिर ट्रस्ट ने, मतलब किसी ट्रस्ट ने उसको इस्टेब्लिश किया है बनाया है लेकिन अभी उसको सरकार चला रही है। ओके, देन थर्ड जो है उसमें सिर्फ रिकग्निजेशन जो है वो सरकार द्वारा मिला है, उस इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज किया सरकार ने, मतलब उसको मान्यता प्राप्त की गई है सिर्फ सरकार द्वारा कि ये चलो भाई ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है लेकिन इसको फंड वंड जो है वो कुछ नहीं मिलेगा। देन इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, कुछ जो संस्थाएं वो ऐसी होती है कि उनको जो है एड जो मदद होए जिसको हम एड कहते हैं मदद जो है वो सरकार द्वारा दी जाती है। तो चार प्रकार के इंस्टीट्यूशन है। फर्स्ट तो जो पूरी की पूरी तरह सरकार द्वारा रन की जाती है उसको एड है सब मेंटेन जो है वो सरकार करती है। दूसरा ऐसा है कि सरकार मेंटेन तो करती है लेकिन बनाई गई है ट्रस्ट द्वारा। थर्ड है कि इसको सिर्फ सरकार की मान्यता है, जैसे हम कहते हैं ना ये सरकारी मान्य स्कूल है, सिर्फ मान्यता सरकार की है बाकी चलाते वलाते सब प्राइवेट वाले हैं। देन फोर्थ वन है कि इसको सरकार के द्वारा कुछ मदद मिल रही है कुछ फंडिंग मिल रही है। ओके, सो ऐसे भी स्कूल्स होते हैं। सो जो ए है और जो बी है इनमें जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीटली प्रोहिबिट है, मतलब अगर वो होली मेंटेन की जा रही है सरकार द्वारा या फिर सरकार द्वारा एडमिनिस्टर की जा रही है। सो इन ए रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, लेकिन अगर ट्रस्ट द्वारा बनाई गई है ट्रस्ट द्वारा अगर बनाई गई है तो उसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। ओके, सो इसीलिए ए में आपको पूरी की पूरी तरह प्रोहिबिट किया जाता है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। रिलीजन एक स्पेसिफिक रिलीजन से रिलेटेड आप प्रार्थना नहीं गवा सकते हो, लेकिन जो ट्रस्ट द्वारा बनाई गई है चाहे वो सरकार एडमिनिस्टर कर रहा हो
तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो परमिटेड है। क्यों? क्योंकि उसको फंडिंग वगैरह सब प्राइवेट प्लेयर दे रहे हैं, वो ट्रस्ट दे रही है। ओके, देन सी और डी जो है मतलब सरकारी मान्यता है या फिर वो उससे उसको सरकार से कुछ फंडिंग मिल रही है, उसमें आपको परमिट किया जाता है, लेकिन वो वॉलंटरी बेसिस पर। अगर आप चाहो तो आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, ना चाहो तो ना दो। लेकिन अगर उसको सरकार पूरी की पूरी तरह मेंटेन कर रही है, चला रही है, तो जो फर्स्ट है होली मेंटेन बाय स्टेट है, उसमें आपको प्रोहिबिट किया जाता है। ओके, सो देखिए दोस्तों, ये थे आर्टिकल 28 तक। आगे आने वाले जो भी आर्टिकल्स होंगे 29 से लेकर 35 वो आगे आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। तो आर्टिकल 22 जो है उसको हमने रिवैम्प किया, हमने क्या देखा था तो वो देख लेते हैं। आर्टिकल 22 जो था वो डिटेंशन से रिलेटेड था। दो प्रकार के डिटेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एक आता है प्यूनिटिव और एक आता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का आपको मीनिंग ही पता चल जाएगा। प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंट करना, किसी भी होने वाले जुर्म को प्रिवेंट करने के लिए अगर किसी को डिटेन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ संदिग्धता की बेसिस पर, मतलब अजम्पशंस के बेसिस पर कि ये बंदा जो है वो जुर्म कर सकता है, तो उसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। प्यूनिटिव मतलब क्या है? अगर कोई गुनाह हो जाता है उसके बाद अगर किसी को आप डिटेन कर रहे हो, अगर किसी ने कुछ स्ट्राइक किया, कुछ किया और उसके बाद अगर उसको डिटेंशन कर दिया, किसी ने कुछ टाडा के अंतर्गत अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की, या फिर यूआपा जो है हमारा अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें 2019 में जो है वो अमेंडमेंट आया था। सो अगर सरकार को लगता है कि ये जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बन रहा है, तो यूआपा के अंतर्गत अगर उसको डाल दिया, यूएपीए, ओके, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है, अगर उसके अंतर्गत किसी को सजा होगी तो उसको प्यूनिटिव डिटेंशन मिलता है, या फिर प्रिवेंटिव भी मिल सकता है। अगर उन्हें लगता है कि ये स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बन सकता है, तो उसको पहले ही, कुछ जुर्म करने के पहले ही अगर डिटेन कर दिया जाता है तो वो प्रिवेंटिव रहेगा। अगर यूआपा के अंतर्गत दोषी पाया गया है तो देन उसके बाद उसको प्यूनिटिव डिटेंशन किया जाएगा। ओके, सो प्यूनिटिव जो है वो बाद में आता है, आफ्टर मैथ है किसी भी प्रोसेस का। प्रिवेंटिव जो है वो क्योर करने के लिए है, मतलब प्रिवेंट करने के लिए, ना कि क्योर करने के लिए। ओके, देन आर्टिकल 23 जो है वो क्या कहता है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह है उससे डील करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर बेगार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बेगार से रिलेटेड है। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था कि इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, ओके, 1956 में बनाया गया था। इसमें क्या क्या ऑफेंस के लिए क्या क्या पनिशमेंट होगा ये इसमें बताया गया था। सो आर्टिकल 23 डील्स विद द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगार। देन आर्टिकल 24 जो था वो किससे रिलेटेड था? जो चाइल्ड लेबर है, ओके, या फिर आप फोर्सफुल किसी से बंधुआ मजदूरी करा रहे हो, या चाइल्ड लेबर है जिसका एज 14 से कम है, ओके, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो इस आर्टिकल में थे। लेकिन इसमें कहा गया था कि जो हजारडस एरिया होगा, माइंस होगा, इसमें आप जो है चाइल्ड्स को आप नहीं रख सकते हो काम पर। देन 2006 में जो गवर्नमेंट ने प्रोविजंस रखे थे वो रखा था कि आप जो घर पर भी लोगों से मजदूरी करवाते हो बच्चों से, ओके, सो एज अ सर्वेंट आप किसी बच्चे को नहीं रख सकते हो, या फिर ढाबे पर या फिर किसी भी बिजनेस एंटिटीज है उसमें भी आप 14 से कम के जो भी बच्चे हैं उनको आप नहीं रख सकते हो काम पर। ओके, सो आर्टिकल 24 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन हजारडस एरियाज वगैरह उससे रिलेटेड थे। देन आर्टिकल 25 जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है, लेकिन इंडिविजुअल के तौर पर। मतलब आप किसी भी फ्रीडम को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, उसका प्रसार कर सकते हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हो, लेकिन किसी को भी फोर्सफुली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो आर्टिकल 25 जो था वो इंडिविजुअल राइट से रिलेटेड था फॉर द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देन आर्टिकल 26 जो है वो भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के रिलेटेड है, लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन सा? तो जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है उसको आप फुल्ली मेंटेन कर सकते हो, उससे रिलेटेड आर्टिकल 26 था। उसको आप एडमिनिस्टर कर सकते हो, उसके अफेयर्स आप खुद चला सकते हो, उसके लिए आप किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो, ओके, ओ कर सकते हो, ये आर्टिकल 26 कहता है। देन आर्टिकल 27 जो था दिस इज रिलेटेड टू कि आप किसी भी धर्म के प्रसार के लिए या किसी के लिए आप जो है वो किसी से टैक्स नहीं वसूल कर सकते। ओके, सो आर्टिकल 27 जो था इट इज रिलेटेड टू टैक्सेस, प्रमोशन ऑफ टैक्सेस वगैरह, पेमेंट ऑफ टैक्सेस से रिलेटेड। सो आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उससे रिलेटेड आप टैक्सेस नहीं मांग सकते हो किसी से। सो आर्टिकल 27 वाज रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या रिलीजन ऑफ द सोसाइटी। देन
अगर आपको करना भी है, सरकार को भी अगर किसी रिलीजन को प्रमोट करना है, उसके लिए अगर आपको खर्चा करना है, तो आप सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करके उस टैक्स में से जो भी पैसा है वो आप खर्च कर सकते हो, लेकिन सभी रिलीजन के लिए फिर करना होगा। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, रिलीजन के लिए अगर आप कर रहे हो, तो ये आर्टिकल 27 उसके लिए प्रोहिबिट करता है। देन आर्टिकल 28 जो था, आर्टिकल 28 क्या कहता है कि किसी भी स्कूल में आपको कोई भी रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है वो आप नहीं दे सकते हो, लेकिन ऐसे कौन से स्कूल है उसके 4 प्रकार बताए गए थे। फर्स्ट जो है, ऐसा स्कूल जो होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट है, ओके, मतलब स्टेट पूरी की पूरी तरह उसको चला रहा है। देन सेकंड क्या है कि अगर सरकार चला तो रही है, एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, लेकिन वो इस्टेब्लिश किया गया था किसी भी ट्रस्ट के अंतर्गत, ओके। सो फर्स्ट जो था कि अगर होली मेंटेन्ड बाय स्टेट है तो उसमें तो कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा, लेकिन एडमिनिस्टर स्टेट कर रहा है और उसको चला रही है स्टेट, लेकिन इस्टेब्लिश किया था ट्रस्ट द्वारा, तो उसमें जो है वो आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। देन थर्ड जो था कि सरकार की सिर्फ मान्यता उसको प्राप्त है, ओके, सरकार ने सिर्फ रिकॉग्नाइज किया है। तो और फोर्थ जो था कि सरकार जो है उससे उसको मदद मिल रही है, एड मिल रही है। तो ये जो दो है, जिसको सरकारी मान्यता है और जिसको सरकार के द्वारा एड फंडिंग मिली है, तो ऐसी दो इंस्टीट्यूशन में वॉलंटरी बेसिस पर आप कह सकते हो कि अगर करना है तो आप कर सकते हो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का पालन, नहीं करना है तो ना करो, ओके। लेकिन फर्स्ट जो था कि होली मेंटेन बाय स्टेट है, तो उसमें तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती, लेकिन ट्रस्ट के द्वारा अगर इस्टेब्लिश है और एडमिनिस्ट्रेट सरकार कर रही है, तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो परमिट की गई है, ओके। सो दीज आर द आर्टिकल्स विच वी हैव कवर्ड टुडे। आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें 29 से लेकर 35 आर्टिकल तक हम फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे और इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, ओके। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर को मैं इसलिए डिटेल में ले रहा हूँ ताकि अगर आप इस सीरीज को अगर एक बार देख लो तो यूपीएससी में या फिर एमपीसी में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को जो है ना वो आप अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि हमारा जो ध्येय है इसमें ये नहीं है कि आने वाली सिर्फ एग्जाम में आपको सिर्फ पॉलिटी आपने कवर कर लिया ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, लेकिन डिटेल में आपने कवर कर लिया ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। क्योंकि आजकल जो है ना वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज करती जा रही है। जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको आर्टिकल 28 है, पहले पूछा जाता है कि आर्टिकल 28 डील्स विद द फॉलोइंग, तो सिर्फ किससे डील करता है ये पूछा जाता था कि आर्टिकल 28 क्या है, तो आर्टिकल 28 इज रिलेटेड टू द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, कि किसी भी स्कूल में जो है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी या नहीं दी जाएगी उससे रिलेटेड था। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो चुका है, वो आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और चारों में जो है वो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे कि आर्टिकल 28 के अंदर क्या आता है। आर्टिकल 28 इज रिलेटेड टू रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, लेकिन उसमें से कौन से 4 प्रावधान है जिसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो, किसमें नहीं दे सकते हो और किसमें वॉलंटरी बेसिस पर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है, अगर होली मेंटेन बाय स्टेट कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसमें पूरी की पूरी तरह प्रोहिबिट किया गया है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते हो। लेकिन सेकंड इंस्टीट्यूशन अगर ट्रस्ट द्वारा इस्टेब्लिश है और एडमिनिस्टर स्टेट कर रही हो, तो उसमें आपको मतलब ये जो मेजर है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, इसको आपको परमिट किया गया है। लेकिन दो और जो प्रकार है सी एंड डी, उसमें अगर स्टेट के द्वारा एड दी जा रही है या फिर स्टेट के द्वारा मान्यता प्रदान की गई, तो ऐसे दो इंस्टीट्यूशन में वॉलंटरी बेसिस पर आप जो है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। मतलब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का अर्थ है कि जो प्रार्थनाएं होती है हमारी भगवान के प्रति, ओके। तो इसको इन दो जो इंस्टीट्यूशन है उसमें वॉलंटरी बेसिस पर दिया गया है परमिशन, कि अगर बच्चे चाहे तो कर सकते हैं प्रार्थना, अगर नहीं चाहे तो ना करें। लेकिन वो कौन सी है दो इंस्टीट्यूशन जिसमें सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है, ओके, सरकार के द्वारा जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, मान्यता दी गई, या फिर सरकार से कुछ एड मिल रही है। तो ये जो 4 ऑप्शंस है ना, यूपीएससी या एमपीसी अब ऐसे 4 ऑप्शंस देकर आपको क्वेश्चन पूछेगी। तो जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी पढ़ाई की स्टाइल रखो, ओके। ना कि पहले क्या होता था, कंपटीशन कम थी तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 28 जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शंस है उससे रिलेटेड था, इतना अगर पढ़ लिया तो काफी था। लेकिन अब देखिए, अब आपको जो एम लक्ष्मीकांत है ना, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो थोरोली करके जाना है। क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे तो ये आपको याद रह जाएगा और उसके बाद आपको कोई भी चीज दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ओके। सो 1 या 2 बार ही पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, ओके। सो देखिए दोस्तों, आने वाले लेक्चर्स में हम बचा हुआ जो शेष पार्ट है उसको कवर करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे
तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक्स अ लॉट, मिलेंगे आने वाले लेक्चर्स में।